हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। आज के इस पहले एपिसोड में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में लगातार करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है और उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख साप्ताहिक खबरों को प्रसारित किए जाने की पहल की जा रही है। इस प्रकार पॉलिटी वीकली प्रोग्राम पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन का एक प्रोग्राम है। दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में अवश्य बताइएगा कि हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा है कि नाम बदलने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी के देश को औपनिवेशिक निशानों से मुक्त करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पोर्ट ब्लेयर के शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है। इसका नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जो एक नौसेना सर्वेक्षक और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट थे। ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाले पहले अधिकारी थे। ये तो हुई पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने की बात, लेकिन इसका पॉलिटी से क्या लेना देना है, तो आइए यहाँ देखते हैं हम दो बातें। एक कि किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है, दूसरा कि किसी राज्य के किसी शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है। किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति संसद के पास है और ये शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 से मिलती है, और किसी राज्य के शहर के नाम बदलने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा ही की जा सकती है। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया इस प्रकार है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी राज्य का नाम बदलने की पहल कर सकती है। अगर राज्य सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव रखती है तो उसे विधानसभा में बहुमत से पारित करना होता है। इसके बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को उचित समझें तो केंद्र सरकार को अनुशंसा करने के लिए कहते हैं। केंद्र सरकार इस बिल को संसद में पेश करती है। संसद में विधेयक को 50% प्लस 1 वोट के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने और उस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। अधिनियम लागू हो जाने के बाद राज्य का नाम हमेशा के लिए बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार खुद चाहे तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्य के नाम में बदलाव का बिल संसद में पेश कर सकती है। लेकिन इस खबर में आपने देखा होगा कि नाम बदलने का निर्णय तो गृह मंत्रालय ने लिया है, जिसकी घोषणा अमित शाह ने की, यानी संसद ने नहीं। तो इसके पीछे की वजह है अनुच्छेद 3 में दिया गया स्पष्टीकरण 2, जिसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के नाम आदि के परिवर्तन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ये काम गृह मंत्रालय कर सकता है, चाहे उस केंद्र शासित क्षेत्र में प्रदेश में विधानमंडल हो अथवा नहीं। संविधान में स्पष्टीकरण 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 की धारा 2 27/8/2066 से अंतः स्थापित किया गया है। अगली खबर है राज्यसभा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास से संबंधित। एक स्लोगन जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में विकास, जिसे भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान 6 मुख्य बिंदुओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी, हमेशा से सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों का आधार रहा है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास दृष्टिकोण के तहत महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि विकास के लिए एजेंडा भी निर्धारित करती हैं। वे योजना बनाने और निर्णय लेने में प्रमुख भागीदार हैं। जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में राज्यसभा महिला नेतृत्व वाले विकास के आदर्श को वास्तविकता में बदलने में किस प्रकार से अग्रणी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ऐसे में जब महिलाएं दुनिया भर में शासन और विकास की पहल का नेतृत्व कर रही हैं, तब भारत की विधायिका, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, पीछे नहीं रह सकती। इसी पृष्ठभूमि में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही के साथ साथ सचिवालय में भी कई प्रगतिशील उपायों की शुरुआत की है। जब राष्ट्र ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक 2023 को ऐतिहासिक रूप पारित होते देखा, तो श्री धनखड़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया, जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश जाएगा और इस बात का प्रतीक होगा कि बदलाव के इस महत्वपूर्ण क्षण में वे कमांडिंग पोजीशन पर हैं। धनखड़ ने 4 महिला सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा भी शुरू की, जो उप अध्यक्षों के पैनल का 50% हिस्सा हैं।
एस फांगनोन कोन्याक सदन की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी। प्रख्यात एथलीट पीटी उषा ने भी इतिहास में पहली मनोनीत सांसद बनकर राज्यसभा की उपाध्यक्ष बनने का इतिहास रच दिया। चलिए, ये तो हुई राज्यसभा की बात, लेकिन दुनिया भर में महिलाओं की संसदीय भागीदारी क्या है और भारत में उनकी क्या भागीदारी रही है, आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। कुछ समय पहले ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स में रिकॉर्ड 263 महिला सांसद चुनी गईं, जो कुल सदस्य संख्या का लगभग 40% है। दक्षिण अफ्रीकी नेशनल असेंबली में लगभग 45% महिला प्रतिनिधित्व है, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 29% है। लंबे राजनीतिक आंदोलनों के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सार्वभौमिक मताधिकार हासिल किया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में न्यूजीलैंड 1893 में सार्वभौमिक महिला मताधिकार देने वाला पहला देश था। ब्रिटेन ने खुद अपनी महिलाओं को 1928 में ही वोट देने का अधिकार दिया था। वहीं अमेरिका ने 19वें संशोधन के माध्यम से 1920 में ही समान मतदान अधिकार प्रदान किए थे। वहीं भारत, जो एक संप्रभु गणराज्य है, में 1952 में हुए पहले आम चुनाव में ही अपनी सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान लागू होने के बाद से ही सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं रहा है। 2004 तक लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत बहुत कम, यानी 5% से 10% के बीच था। 2014 में यह मामूली रूप से बढ़कर 12% हो गया और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में यह 14% है। राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व और भी खराब है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 9% है। 1992-93 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ऐसे में श्री धनखड़ की अध्यक्षता में राज्यसभा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के आदर्श को वास्तविकता में बदलने में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इससे भारत में अन्य विधानमंडलों के लिए भी ऐसा ही करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपातकालीन प्रावधान केंद्र राज्य संबंध को कैसे प्रभावित करते हैं? मणिपुर में हाल ही में फिर से भड़की हिंसा की घटना ने एक बार फिर केंद्र राज्य संबंधों और केंद्र द्वारा आपातकालीन प्रावधानों पर बहस को जन्म दे दिया है। तो आइए जानते हैं भारत में शासन की संघीय संरचना क्या है, अनुच्छेद 355 और 356 संघवाद को कैसे प्रभावित करते हैं और देश में आपातकालीन प्रावधान क्या हैं। हमारी संघीय व्यवस्था क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। भारत एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती हैं। इस योजना के तहत अपने अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। आपातकालीन प्रावधान क्या हैं? आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 355 केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व डालता है। यह ये निर्देश भी देता है कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करे। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर पा रही है तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी राजनीति के संघीय चरित्र को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 355 के उद्देश्य को स्पष्ट किया कि यदि केंद्र को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करना है तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लगाए गए किसी दायित्व के तहत होना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 356 के किसी भी मनमाने या अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 को शामिल किया गया था। अब आइए इस दिशा में भी चर्चा कर लेते हैं कि आपातकालीन प्रावधानों और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर अदालतों ने समय समय पर क्या फैसले दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बार अपना विचार व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 355 और 356 को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और वे एक मृत पत्र बनकर रह जाएंगे। हालांकि यह संवैधानिक सिद्धांतों और संघवाद का मजाक ही है कि अनुच्छेद 356 का कई मौकों पर दुरुपयोग किया गया और राज्यों के बहुमत प्राप्त निर्वाचित सरकारों को हटा दिया गया। इसके पीछे लोकसभा चुनावों में हार से लेकर राज्यों में कानून और व्यवस्था की गिरावट तक कई कारण बताए जाते हैं। एसआर बोम्मई 1994 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसले के बाद ही इस तरह के दुरुपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। अदालत ने माना कि अनुच्छेद 356 को केवल संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में ही लगाया जाना चाहिए, न कि कानून और व्यवस्था के सामान्य टूटने की स्थिति में। इसमें यह भी माना गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसका राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 355 का दायरा बढ़ाया गया है। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 में न्यायालय के अनुच्छेद 355 की संकीर्ण व्याख्या की गई थी,
जो अनुच्छेद 356 के उपयोग को उचित ठहराती है। हालांकि बाद के मामलों जैसे कि नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ 1998, सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 और HS जैन बनाम भारत संघ 1997 में अनुच्छेद 355 के संबंध में कानूनी स्थिति बदल गई है। इस अनुच्छेद के तहत कार्यवाही का दायरा बढ़ाया गया है ताकि संघ द्वारा राज्य की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सभी वैधानिक और संवैधानिक रूप से उपलब्ध कार्यवाहियों की अनुमति दी जा सके कि इसका शासन संविधान के अनुसार हो। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1987, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 और केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग 2010 सभी ने यह राय दी है कि अनुच्छेद 355 न केवल संघ पर एक कर्तव्य लागू करता है बल्कि उसे उस कर्तव्य के प्रभावी प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना अत्यंत गंभीर और आवश्यक स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मणिपुर में स्थिति गंभीर है। निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा, पुलिस शस्त्रागार से गोला बारूद की लूट, नागरिकों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमलों को कानून और व्यवस्था के सामान्य उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। संवैधानिक और राजनीतिक सुविधा के कारण यह देखते हुए कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी सत्ता में है, अनुच्छेद 356 को लागू नहीं किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 355 के तहत जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी संभव निर्देश और कार्यवाहियों का पालन जारी रहना चाहिए। अगली खबर है बुलडोजर न्याय, भारत में कानून के शासन का विश्लेषण। सरकारी अधिकारियों द्वारा दंगाइयों, उपद्रवियों, पत्थरबाजों, प्रदर्शनकारियों, अल्पसंख्यकों और अपराध के आरोपियों की कथित अवैध संपत्तियों को गिराए जाने की घटनाओं के साथ मीडिया में बुलडोजर न्याय नामक एक लोकप्रिय शब्द उभरा है। यह त्वरित न्याय तंत्र को संदर्भित करता है जिसे विभिन्न राज्यों की सरकारें कथित दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए उनके घरों, स्टॉल या किसी भी निर्माण को JCB के उपयोग से गिराकर प्रचारित करती हैं। इस प्रणाली के समर्थक इसे दूसरों को गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए एक निवारक कार्यवाही के रूप में देखते हैं। वे इसे न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया के विपरीत त्वरित न्याय देने की प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं। सरकार के कई अधिकारियों ने दावा किया है कि तोड़फोड़ का दंगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ किया गया एक अतिक्रमण विरोधी अभियान था। हालांकि आलोचक इस तरह के विध्वंस के समय और स्थान को इंगित करते हैं, क्योंकि जहां भी वे और जब भी दंगा या विरोध हुआ है वहां किए जाते हैं और ध्वस्त की गई संपत्तियों आमतौर पर कथित अपराधियों की होती हैं। वे यह भी तर्क देते हैं कि बिना नोटिस दिए अपराध के आरोपी की कथित अवैध संपत्तियों को गिराना कानून के शासन का उल्लंघन है। इसके अलावा आरोपी का अपराध कानून की अदालत के समक्ष साबित होना चाहिए और दंड न्यायपालिका द्वारा दिया जाना चाहिए, न कि कार्यपालिका की कार्यवाही द्वारा। देश के कई बुद्धिजीवियों, जिनमें रिटायर्ड सिविल सेवक, पूर्व न्यायाधीश, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने कानून, मानवाधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन की निंदा की है। विध्वंस को कलेक्टिव एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट, गैंगवार और कंगारू कोर्ट के रूप में भी लेबल किया गया है। उनका यह भी मानना है कि संपत्तियों को बुलडोज करने से न केवल आरोपी बेघर हो जाते हैं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी बेघर हो जाते हैं जो उनमें रहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दूसरे परिवार के सदस्यों को दंडित नहीं किया जा सकता है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, जिसमें यूनियन कैबिनेट की तरफ से उसमें प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की परिकल्पना भी की है। इसके बाद आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रोडमैप के अनुसार एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनों में 18 संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें संविधान में 15 संशोधन शामिल हैं। क्योंकि यह मुद्दा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आइए जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को। सबसे पहले समझिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव से तात्पर्य अलग अलग और निरंतर चुनाव के बजाय राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के विचार से है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार की चुनावी पद्धति का प्रयोग देश पहली बार करेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इससे पहले सन 1967 तक भारत में एक चुनाव एक राष्ट्र की नीति पर ही होता था।
1952, 1957 और 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव कराने का चक्र बाधित हो गया। इसके अलावा 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव कराए गए। इन सभी घटनाओं के कारण भारत में एक साथ चुनाव कराने का चक्र टूट गया। वर्तमान में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने पर केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे सामान्यतः कोविंद समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति में अन्य सदस्यों के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। नए विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो इसमें एक नया अनुच्छेद 82A सम्मिलित करना शामिल है, जो उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा जिसके द्वारा देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली लागू होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 327 का संशोधन लोकसभा या राज्य विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने के पहले भंग होने पर एक साथ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 83(2) संसद के सदनों की अवधि और 172(1) राज्य विधान मंडलों की अवधि में संशोधन, अनुच्छेद 83(3) और 172(3) में संशोधन, अनुच्छेद 83(4) और अनुच्छेद 172(4) को जोड़ना आदि संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा समिति ने एक साथ चुनाव के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों में संशोधन के सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 शामिल है। इसके अलावा नए विधेयक के प्रावधानों में नए अनुच्छेद 324A का समावेश, अनुच्छेद 325 का संशोधन जिसके माध्यम से अनुच्छेद 325(2) को जोड़ा जाना है और अनुच्छेद 325(3) का जोड़ा जाना शामिल है। तो ये तो थी समिति की सिफारिशें, लेकिन अब प्रश्न ये भी है कि आखिर सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों कराना चाहती है। तो आइए जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तर्क। इस बारे में सरकार का कहना है कि इससे एक तो राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ में कमी आएगी, क्योंकि लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ डालते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में सरकारी खजाने पर 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2015 के अकेले बिहार चुनावों में सरकारी खजाने पर 300 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि चुनाव आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव की लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। दूसरा, इससे राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग पाया जाएगा। इससे विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में कमी आएगी। इससे छोटे क्षेत्रीय दलों को वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। तीसरी बात, आदर्श आचार संहिता की अवधि भी कम हो जाएगी, क्योंकि चुनावों के दौरान बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कई महीनों तक सभी विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान राज्य की पूरी मशीनरी के साथ साथ अन्य राज्यों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी चुनाव वाले राज्य में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाता है। इस व्यवस्था को लागू करके सरकार आंतरिक सुरक्षा में सुधार की उम्मीद भी कर रही है। सरकार का कहना है कि चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती से सशस्त्र पुलिस बलों की काफी बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है, जिससे नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बेहतर प्रबंधन के लिए तैनात किया जा सकता है। और अंत में सरकार का यह भी कहना है कि चुनावों में संभावित उम्मीदवारों द्वारा काफी खर्च किया जाता है, जिसमें से अधिकांश काला धन होता है, जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रचलन को कम करेगा। परंतु एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में इन तमाम उदाहरणों के बावजूद इसमें कुछ आलोचना के तथ्य भी मौजूद हैं। आलोचकों का कहना है कि नियमित चुनाव यह सुनिश्चित कराते हैं कि सरकार नियमित रूप से लोगों की इच्छा सुनने के लिए बाध्य हो। नियमित राज्य चुनाव राजनीतिक दलों के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में काम करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि अगर सरकार को एक निश्चित अवधि का आश्वासन दिया जाता है, जैसा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रावधानों में शामिल है, तो इससे निरंकुश प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा आलोचक इसे लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध मानते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह चुनाव और चुनावी व्यवहार को प्रभावित करता है। वहीं सरकार इस पद्धति को आंतरिक सुरक्षा के लिए सुअवसर के रूप में बता रही है। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह आंतरिक सुरक्षा के लिए सुअवसर नहीं, बल्कि इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने से एक साथ भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक चुनौती होगी।
चलिए अब नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 3, 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्तियों के प्रयोग के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित हैं। संघीय कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती से संबंधित प्रावधान जारी कर सकती है। राज्यपालों के पास भारत के राष्ट्रपति के तरह कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वह राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम virad.dubey से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर virad.dubey के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।